ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗुरु जी की फतेह। सत श्रीकाल, नमो बुद्धाय, जय मां, सत श्री राम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेघराज सिंह जैसे साथियों, आप सभी जानते हैं कि हम हर हफ्ते लेकर आते हैं प्रोग्राम में आज की मुलाकात जिंदे लोगों के साथ। जिंदे लोग हम उनको बोलते हैं जिनके अंदर सच है, वो सच बोलने की हिम्मत रखते हैं। और आज का टॉपिक हमारा रहेगा समाज में जो मानव समाज है उसका सुधार कैसे होगा, उसमें कमियां कहाँ पर है। इसको बात करेंगे तो हमारे साथ 3 मेहमान जुड़े हैं और उसके मानव का जो है वॉइस ऑफ मानवता, इंसानों की आवाज है। इस करके इसका नाम रखा है वॉइस ऑफ मानवता। का मतलब होता है आपकी खुद की आवाज, इंसान की आवाज। तो धर्म है वो चारों तरफ फैले हुए धर्म है, कोई हिंदू है, कोई सिख है, कोई मुसलमान है, कोई कुछ है, लेकिन इंसान कहीं नजर नहीं आ रहा। ढूंढ रहे हैं, मानव को ढूंढ रहे हैं। तो करते हैं, इनका स्वागत करते हैं, सवाल स्टार्ट करते हैं। पहले मैं प्रवीण जी का स्वागत करता हूँ वाइस मानव। आपका बहुत स्वागत है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जगदीश सिंह जी, आपका भी वॉइस ऑफ मानवता टीवी पर बहुत स्वागत है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भाई साहब संतानु मंडल जी, आपका भी वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। सत श्री अकाल, जय भीम भाई साहब। जय भीम। कलकत्ता से मैं संतनु मंडल। तो बात करेंगे आज हम कि मुद्दा क्या है हमारा। आज का मुद्दा हमारा यह है कि वो मानव समाज के अंदर जो कमियां हैं, जो खामियां चल रही हैं, जो इसको हम देखेंगे इसमें कि इसका समस्या का जो समाधान क्या होगा। लेकिन पहले की तरफ मेरे सवाल है सबसे पहले कि आज जो मानव है, परविंदर कौर जी, इंसान जो है आज आपके हिसाब से जिंदगी सही जी रहा है या कैसे जी रहा है, इसके बारे में बताया परविंदर कौर जी। पहले थोड़ा अपना तारुफ करा दे, इसके बाद पहले अपना तारुफ करा दीजिए, उसके बाद स्टार्ट करें जी। मैं बीबी तरविंदर कौर खालसा, इंटरनेशनल सिख काउंसिल की मुख्य सेवादार। मैं सबसे पहले मेघराज जी आपका वॉइस ऑफ मानवता चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि इसके अंदर जो हमें अपनी आवाज़ दुनिया तक पहुँचाने की ज़रूरत है, उसकी आपने जो चेष्टा की, मैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और अब आपने जो सवाल किया है कि आज का जो मनुष्य है क्या वो हो, एक बार आप मेरी बेनती परवान करें तो क्वेश्चन को रिपीट कर दें, क्योंकि मौसम खराब होने की वजह से थोड़ी आवाज़ में दिक्कत आ रही है। आप अपना सवाल एक बार रिपीट कर देंगे तो थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएगा। पहले जगदीश सिंह जी, आप थोड़ा अपने बारे में तारुफ करा दें, अपने बारे में बताएं, थोड़ा इसके बाद सवाल करते हैं जी। जगदीश सिंह। सत श्री अकाल जी, मैं जगजीत सिंह मुद्दड़, मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इंटरनेशनल सिख काउंसिल। सत श्री अकाल जी। जी संतानु मंडल जी, अभी अपने बारे में बता दीजिए, आप कहाँ से हो, क्या मतलब अपने पूरा अपने बारे में बताया जी। माय नेम इज शांतनु मंडल। मैं ACJP ह्यूमन राइट्स, ग्लोबल ह्यूमन राइट्स संगठन का पश्चिम बंग का, वेस्ट बंगाल का सेक्रेटरी हो। वो जो जब आज जिस सवाल में आप लोग बात उठाया, ये बात तो हमारा देश के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें थे, लेकिन आज़ादी के आज 72 साल बाद में, आज़ादी के इतने बाद में अभी भी भारत के देश में जो मूल निवासी समाज के लोग हैं उसको न्याय विचार नहीं मिल रहा है। फिर भी कभी भी उसके ऊपर कोई अन्याय अत्याचार हुआ तो वो जब थाना में जाते हैं तब वो थाना के बहुत सारे ऐसा रिकॉर्ड आए जो थाना में उसके FIR नहीं लेते हैं, अभियोग नहीं लेते हैं। तो आज़ादी के इतने साल बाद वो जो न्याय विचार से भारत देश के ज़्यादा से ज़्यादा मूल निवासी लोग को परेशान हो रहा है, न्याय विचार नहीं मिल रहा है। इसी हिसाब से हमारा देश के कॉन्स्टिट्यूशन में जे सबके समान अधिकार में रखा, उसी जो कॉन्स्टिट्यूशन में जितने सारे बात है देख रहा है। अभी जो रिपोर्ट आ रहा है, मेरा देश के दुर्भाग्य है, आज़ादी के इतने बाद अभी भी हमारा देश में दलित, पिछड़े वर्गों, माइनॉरिटी, मुस्लिम समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार जुल्मबाजी हो रहा है। कब तक ऐसे चले? तो अगर आप लोग को जैसा आवाज़
वॉइस ऑफ मानवता जो चैनल आप लोग मेरे को कुछ बोलने के मौका दिया, इसी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं जो बात बोल रहा है, ये आज़ादी के इतने बाद पूरा देश में अभी भी दलित, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम समाज, माइनॉरिटी समाज के ऊपर अन्याय, अत्याचार, जुल्मबाजी हो रहा है। यही पे फंडामेंटल राइट हर टाइप वायलेंस हो रहा है। फिर भी आपको जो मौलिक अधिकार है वो मौलिक अधिकार से वंचित हो रहा है। ऐसा कब तक चलेगा? और हमारा देश के जो प्राइम मिनिस्टर है, हमारा देश के जो सरकार है, वो जो बात बोलते हैं करता है उल्टा। जो करता है वो नहीं बोलते हैं। जो हाँ, मैं सवाल करूंगा आपसे। अभी थोड़ा मैं तलविंदर जी की बात करते हैं। तलविंदर जी, मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि आज की जो इंसान की हालत कैसी है, किस किस जीवन जी रहा है इंसान, इसके बारे में बता तलविंदर बोल जी। देखो तो आज का जैसा हाँ, बोलिए बोलिए। इन्होंने अभी इनकी बात अभी अधूरी है, तो पूरी होनी चाहिए। बाद में बात करेंगे, आप अपने सवाल का जवाब दीजिए जी। देखो मेरे भाई साहब ने बहुत अच्छी बात कही है कि फंडामेंटल राइट्स जो हमें दिए तो गए हैं, परंतु उसका इस्तेमाल हमें नहीं दिया गया। तो उसका क्या फायदा अगर बल्ब तो लगा हुआ है, लेकिन स्विच ऑन करने की हमारे पास अथॉरिटी ही नहीं है, तो हमें उस बल्ब का कोई फायदा नहीं होगा। सो कहने का भाव यही, बिल्कुल इनकी बात, बिल्कुल मैं सहमत हूँ इनकी बात पर, कि अगर अबे मूल अधिकार हमें दिए तो गए हैं, लेकिन उनका जो अधिकारों की इस्तेमाल है, जो हक है हमारा, वो तो हमें नहीं दिया गया। फिर उनको कागजी कार्रवाई करके 72 साल हो गए हैं। 72 साल हो गए ये सरकारें, चाहे वो कांग्रेस की आई, चाहे वो बीजेपी की आई, चाहे वो दूसरी कोई भी आई है, लेकिन इंसान के ऊपर जो शतद्दत है वो तो अभी तक उन्होंने नहीं कम करी ना। कोई भी डिपार्टमेंट है करप्शन के सर पे चढ़ रहा है, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट है, चाहे वो आज की डेट में अगर देखते हैं तो हॉस्पिटल है, वहां पर भी करप्शन है। अगर पुलिस डिपार्टमेंट है उस पे भी करप्शन है। कहीं पर भी किसी डिपार्टमेंट में चले जाते हैं तो सारा जो दरोमदार है वो करप्शन के ऊपर खड़ा हुआ है। सो मैं तो यहाँ पर यही कहना चाहूंगी कि सरकारों को जो 72 साल हो गए हमें कीड़े मकोड़ों की तरह हमारा जो इस्तेमाल किया जाता है। हर शख्स आज दुखी है। मैं धर्म पर भी बात नहीं करती, चाहे वो सिख है तो वो अपनी लड़ाई लड़ रहा है, चाहे वो दलित है वो अपनी लड़ाई लड़ रहा है, चाहे वो मोहम्मदन है, मुसलमान है, वो अपनी लड़ाई। यानी कि हम तो उलझे पड़े हैं सिर्फ लड़ाइयों के अंदर। हमें शांति से जीने कब दिया? 1947 की लड़ाई लड़ी की, वो किसके लिए? आजादी के लिए। तो क्या आज हम आजाद हैं? क्या स्त्री जाति का जो बलात्कार है उसमें कमी आई है? क्या कत्लेआम में कमी आई है? क्या किसी भी चीज में सुधार हुआ है? पुलिस डिपार्टमेंट में सुधार हुआ है, हॉस्पिटलों में सुधार हुआ है, मानवता की भलाई में क्या अच्छे काम जो है हमें दिखाई दे रहे हैं कि क्या किए गए हैं? अगर ऊपर से 100 रुपया उतर कर आता है तो ये मैं केजरीवाल जी की यहाँ पे इस बात पे सहमत होती हूँ कि सच कहा है कि ऊपर से 100 रुपया चलता है तो नीचे तक वो 10 रुपए पहुंचते हैं। बात बेशक उसमें केजरीवाल जी खुद भी हैं। मैं तो किसी भी सरकार के फेवर में ये बात नहीं करती हूँ। मैं तो ये कहती हूँ कोई भी सरकार बैठे, एक माँ बाप की तरह, जैसे एक माँ बाप अपने बच्चों की देखभाल करता है, तो सरकारें आजम जो बैठती है तख्तों पे, उसका भी फर्ज यही बनता है कि वो पब्लिक को अपने बच्चों के समान देखकर उनकी जरूरतों को कैसे पूरा करना है और क्या हक दिए हैं, जो दिए हैं कागजों में, उनको पूरा करना है। सो इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। आप बात थोड़ा आ रहे हैं कि हालात जो भारत के अंदर, मतलब पूरे ज्यादा है, तो इंसान की इंसान किस हालात में जी रहा है फिलहाल, क्योंकि हम पूरे मानवता की बात कर रहे हैं। तो जैसे आपके नजरिए में आज के कैसी हालात है, कैसी हालात में जी रहा है?
आपकी ना आवाज क्लियर नहीं है कि आपने जो सवाल पूछा है, एक बार रिपीट करो। आवाज थोड़ा आज मौसम के के डेट में साथ। आज के तारीख में इंसान की हालत कैसी है, किस हालत में जी रहा है इंसान, इसके बारे में बताएं। मेघराज जी, पहली बात तो यह है कि जो हम लोग भारत भारत में रह रहे हैं ना, यहाँ लोग एक भारत को हिंदुस्तान 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 कह कह के एक इतना बड़ा प्रोपोगंडा कर रहे हैं कि भैया ये हिंदुओं का ही है, जहाँ पर हिंदू ही रह सकते हैं, कोई और बंदा नहीं रह सकता। मुझे हैरानगी की बात ये नजर आती है कि जब हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं जिसका नाम भारत है, आप अगर पासपोर्ट पे देखोगे तो भारत लिखा हुआ है, आप अगर कुछ किसी भी नोट पे देखोगे भारत सरकार लिखा हुआ है, फिर यहाँ पर हिंदुस्तान हिंदुस्तान कह के हर बंदे को जो है ना एक कंफ्यूज किया जा रहा है। और मुझे एक बात आज तक नहीं समझ आई कि जब हमें डेमोक्रेटिक कंट्री में रह के हमें बोलने का पूरा अधिकार है, मगर जो भी सरकारें मौजूदा सरकारें आती है वो हमें बोलने क्यों नहीं देती, वो हमारी आवाज को बंद क्यों कर देती है, हमारी आवाज को दबाव क्यों देती है। जैसे अभी हमारे जो शांता मंडल जी ने बोला या हमारे जो त्रिविंदर कौर जी ने बोला, बिल्कुल ठीक बात है कि करप्शन एक ऐसी चीज है जहां पर चलती करप्शन है। अब करप्शन, जहां करप्शन होगी वहां पर अगर हम उम्मीद करेंगे कि हमें सही तरीके से कोई चीज मिल जाए, बिल्कुल भी नहीं होगी। अगर हम लोग आज की तारीख के अंदर भारत में रह के आज हम लोग अगर कोई भी, जैसे त्रिविंदर कौर जी ने बोला कि पुलिस स्टेशन के अंदर जाके अगर कंप्लेंट लिखाने जाते हैं तो उनके ऊपर पुलिस कंप्लेंट इसलिए नहीं लिखती क्योंकि बदमाशों का ऊपर, सरकार का ऊपर इतना दबाव आता है कि जो सही बंदा है, जो सच्चा बंदा है, जो सुच्चा बंदा है, वो एक पुलिस थाने में जाते हुए पहले डरता है कि आज की तारीख के अंदर कोई शरीफ बंदे को बोलोगे ना थाने के अंदर जाना है, पुलिस स्टेशन के अंदर जाना है, तो पहले उसकी लातें काटनी शुरू हो जाती हैं। और उन बंदों का मेल जोल, साठ गांठ बड़ा होता है। जो बंदे एक जो बदमाश टाइप के बंदे होते हैं वो उनका उनका साठ गांठ बहुत होता है। मैं एक बात आपको बड़ी क्लियरली बोल देता हूं, हमारा जो भारत है, भारत बहुत बढ़िया देश है, इसके बीच में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैनी सारे रहते हैं। मगर मुझे एक बात समझ नहीं आती कि हर बंदे को जो अधिकार होना चाहिए, पूरे का पूरा अधिकार, वो क्यों नहीं दिया जाता। आज अगर आप चेक करो, आज अगर हम भारत देश के अंदर देखेंगे, आज मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है, कल किसी और को टारगेट किया जाएगा, कल सिखों को टारगेट किया जाएगा। आज की तारीख के अंदर हम लोग यहाँ भारत देश में रह तो रहे हैं, हम लोग इसके बीच में अपनी आवाज जो उठाना चाहते हैं, प्रधानमंत्री साहब को उठाना चाहते हैं, चाहे हमारे जो चीफ मिनिस्टर जो है हमारे केजरीवाल साहब, उनको उठाना चाहते हैं। मैं कहता हूं कि अगर कोई भी बंदा, एक आदमी भी अगर सच्चा बंदा होता है तो 10 झूठे बंदे उस सच्चे बंदे को उठने नहीं देते। ये हमारे भारत सरकार के बीच में एक विधि सी बन गई है। जैसे अभी शांता मंडल जी ने बोला, उन्होंने अपना रोष प्रकट किया कि यहाँ पर जैसे त्रिविंदर कौर जी ने किया, यहाँ सिस्टम नहीं है, यहाँ जिसकी सरकार है उसकी ही चलती है, उसकी ही माननी पड़ती है। आज अगर शरीफ आदमी अगर कुछ बोलेगा, मौजूदा सरकार का जो भी बंदा एक टेलीफोन करेगा ना, तो उसकी रिपोर्ट लिखी जाएगी, चाहे वो बलात्कार हो, चाहे वो कत्लेआम हो, चाहे कुछ हो। एक एक केस को 20-20 साल लग जाते हैं, वो जो ये नहीं लगने चाहिए। जो हमारे भारत सरकार इतनी आजादी के बाद 72 साल तो हमारे को हो गए, एक सरकार आती है दूसरी सरकार को कोसना शुरू हो जाती है, दूसरी सरकार आती है पहली सरकार को कोसना शुरू हो जाती है। आज की तारीख के अंदर अर्थव्यवस्था, जब तक हमारे माननीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, अर्थव्यवस्था बिल्कुल फिट थी। आज हम कहां पर खड़े हुए हैं, जो शरीफ आदमी है, जो सच्चा बंदा है, उसको दर किनारे साइड के ऊपर घुसेड़ देते हैं। ये चीजें हम पढ़े आज की तारीख के अंदर, हम जैसे मैं इंटरनेशनल सिख काउंसिल का मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूं, मैं ये देखता हूं, मैं रोज ही इन चीजों को देखता हूं कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए। मैं तो यही कहूंगा, भारत में रहते हैं, भारत में हमें पूरी आजादी होनी चाहिए, ये हमारा देश है, हमारे देश में हमें बोलने की आजादी नहीं है। क्यों? जब तक हाथ में सरकार इनके रहेगी, मुंह में राम बगल में छुरी, बात करते हैं सब अधूरी, इनके हाथ में जब सरकार रहेगी तो ये तो ऐसे ही चलता रहेगा। मेघराज जी एक बात बताओ, अभी पीछे विकास दुबे ने 8 पुलिस वालों का जो है कत्ल कर दिया, आज वो बड़े आराम से जा रहा है, माथा भी टेक रहा है, 250 रुपए की पर्ची भी कटा रहा है। आज आप ये देखो, कौन सी पुलिस उसके घर में गई, कौन सा कमांडो उसके घर में गया। पिछले दिनों के अंदर आप देखोगे कि एक निहंग ने, एक सरदार जी है, मुझे नाम नहीं उनका याद, एक सब्जी लेने गए थे, हाथ उसका काट दिया। 350 कमांडो उसके घर पे पहुंच गए। 350 कमांडो किस लिए घर पे पहुंच रहे? क्योंकि वो सिख था। ये विकास दुबे ये एक हिंदू था,
इसके एक लिंक थे। इसका मतलब ये है कि 350 कमांडो पहुंचने का क्या मतलब है? उसकी माँ उठा ली, उसकी बेटी उठा ली, उसकी जो पत्नी उठा ली, मार मार के बुरा हाल कर दिया। ये चीजें तो साफ नजर आ रही हैं। नहीं दरअसल ये क्या है, चीजें हिंदू नहीं है ये हिंदू नहीं है, ये मतलब एक नंबर ठग लोग आए हुए भारत के अंदर, बाहर विदेशी लोग आए हुए। तो विदेशियों के हाथ में सरकार है फिलहाल। जो विदेशी जो है ये देश के ऊपर जो मेन लोगों के ऊपर हमले कर रहे हैं, चाहे वो अगर ये काम दलित कोई जो पिछड़ा है या दलित कर रहा था उसको भी ऐसे कर रहे हैं, सिख के साथ में किया उन्होंने, ऐसे करते हैं तो ऐसा हो सकता है। तो संतन मंडालू जी, मैं आपसे बात करता हूँ। मेघराज जी, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ। मेघराज जी, अगर आज मैं फैक्ट्री चलाता हूँ, मेरी फैक्ट्री के बीच में अगर कोई बाहर का बंदा आके अगर मेरे वर्कर को थप्पड़ मार देगा ना, दो चीजें हैं, या तो मेरी मिली भगत है या मेरे ऊपर उसका प्रभाव है। सिंपल सी बात है, ये भारत सरकार भारत में देखने को मिल रहा है। मंडल जी, बात जाना चाहता हूँ, जैसे ये भाई त्रिवेंद्र कोहली ने बोला है और जगदीश सिंह ने बोला, आप इनकी बात पर क्या कहना चाहेंगे? ये जो इन्होंने टिप्पणी की है, जो बात कही है, इस पर क्या आप सहमत हैं या नहीं है? इसके बारे में क्या कहेंगे मंडल जी? जय हेलो। हाँ जी, बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। हाँ हेलो जी, बोले। हेलो। हाँ, जो जैसा बताया ना वो बात तो सही है, पूरा देश में ही ऐसे चल रहा है। अगर आपको विचारधारा, अगर हमारा भारत सरकार का जो रिपोर्ट है, अभी जो स्टैंड रिपोर्ट है पेपर में दिया था, जो मेरा देश में एवरीडे 80 लोग को खून हो जाते हैं, विचार नहीं मिलते हैं। मेरा देश में पूरा वर्ल्ड में जो पिक्चर है, जितने सारे वर्ल्ड में भूखा लोग है, आधा से ज़्यादा भारत में है। जितने वर्ल्ड में आपको इलिटरेट है, वो आधा से ज़्यादा इंडिया में है। तो फिर भी जैसा बात बताया वो बात सही है। जब मेरा देश में कोई लोग कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करता है, न्याय के लिए बात करता है, सही आइन के हिसाब से बात करता है, वो मनुवादी शासक ने वो जो एट प्रेजेंट जो रूलिंग पार्टी है दिल्ली में, वो उसको अंजाम लगाता है। ये देशद्रोही, ये जो बात सही करता है उसको देशद्रोही बोलता है। आपको जानकारी तो है, जो अमेरिका से जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप ने भी रिकॉर्ड किया, फिर भी अमेरिका से बहुत सारे लोग पेपर में दिए थे जो एनआरसी एनपीआर सीए लेके जैसा किया, पूरा इंडिया में आवाज उठाया। जो लोग अच्छा दिशा से समाज के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, जाति धर्म और वर्ण सब कुछ छोड़ के मानवता निरीख में जो लोग काम करते हैं, वो लोग को इन्होंने टारगेट बनाता है। और पूरा देश अभी चल रहा है आरएसएस नहीं, आरएसएस से दिशा में चलता है, जिसके पुरस्कार जो मैनिफेस्टो है, जो भारत देश में दूसरा कोई समाज के लोग, कोई धर्म के लोग नहीं रह सकता है, यही मेन ऑब्जेक्ट उसका है। नहीं तो कैसे करके बोल सकता है जे एनआरसी एनपीआर सीए के हिसाब से जो लोग जिसके ये फंडामेंटल राइट है। आज हमारा देश डेमोक्रेसी है। अगर हमारा देश के प्रधानमंत्री वो जो जुडिशियल में है, हम भी जुडिशियल में है, हमारा तो हक है जो कोई सरकारी पद में कोई ऑफिसर, कोई मिनिस्टर बैठा है, अगर वो सही काम करे उसके प्रशंसा करना मेरा हक है। अगर वो गलत करे तो उसके खिलाफ हम आवाज उठाना, ये मेरा फंडामेंटल राइट है। दिस इज आवर डेमोक्रेसी। लेकिन हमको क्या प्रॉब्लम है, देश के आज़ादी के इतने बाद आज भी भारत के अंदर में क्या चल रहा है? पहले साहब ने बताया, ये देश में जितने सारा मिनिस्टर है करप्टेड है, जितने सारा एमएलए एमपी नेता है करप्टेड है। देश में क्या चल रहा है ये बात सुन के आप हैरान हो जाएगा। जितने ज़्यादा पुलिस करप्टेड होगा उतना उसके प्रमोशन होगा। मतलब भारत देश में मनुवादी लोग इतने जाल बिछाया, जो पुलिस ऑफिसर अच्छा काम करे उसको डिमोशन होता है, जो पुलिस गलत काम करेगा उसको प्रमोशन होता है। यही है मेरा भारत। तो हम बता सकते हैं जी ये आज़ादी ओनली फॉर कुछ समाज के लोग को लिए हुआ, ज़्यादा समाज के लोग को नहीं लिए हुआ। हम बता सकते हैं मूल निवासी जनता को आज़ादी के 72 साल बाद भी आज तक पराधीन है। हम लोग को तो आज़ादी मिला नहीं। अगर देश में जो रिपोर्ट है, एवरीडे भूखा से मरता है 10,000 से ज़्यादा लोग, एवरीडे
फार्मर कृषक लोग 200 से ज्यादा सुसाइड करता है एवरी डे। एट प्रेजेंट इंडिया में 40 एडुकेटेड लड़का लड़की सुसाइड करते हैं। काय के लिए? बिना ट्रीटमेंट के लिए। जो भारत देश के आज शर्म के बात है, जो डेमोक्रेसी कंट्री में जो फंडामेंटल राइट है, जो एजुकेशन, खाने का, हेल्थ का, सब कुछ आज पैसा से देखना मिलते हैं। पैसा नहीं है आपके पास, एजुकेशन नहीं है। पैसा नहीं है आपके पास, हेल्थ नहीं है। पैसा आपके पास नहीं है, काम नहीं है। बिल्कुल जो फंडामेंटल, जो इंसान को जो फंडामेंटल राइट है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, मौलिक अधिकार, ये हमारा हक है, वो बिल्कुल बर्बाद हो गया। फिर भी क्या किया, हम लोग को बांट रहा है। कभी भी बताता है मुस्लिम अपन समाज के दुश्मन है, कभी भी बताता है दलित लोग अब दुश्मन है। ऐसा बोल के बंटवारा करके अपन समाज के भाईचारा टूटने के लिए वो लोग काम कर रहा है। और फिर भी एक एक तरह से प्रोजेक्ट लेके देश के जनता को यूनाइटेड नहीं होने के लिए एक एक टाइम में एक एक प्रोजेक्ट लेके आते हैं। जैसे ये प्रोजेक्ट लाया कोरोना वायरस, हम कोरोना वायरस नहीं बोल सकते, हम बता सकते हैं भूखा वायरस। इसी भूखा वायरस में एट प्रेजेंट इंडिया में 40 करोड़ से ज्यादा लोग को रोटी रोजी खत्म हो गया। फिर भी अगले दिन में क्या है वो तो देखने ही चाहिए। तो इसीलिए हम आपके पास आवेदन निवेदन करते हो, जो ऐसा रिपोर्ट हम लोग तो यूनाइटेड नेशन के पास हमारा संगठन है, अमेरिका में हमारा ऑफिस है, वही तरफ से जाता है। आप भी देख लो पूरा देश के जो पिक्चर है, वो मीडिया जो सरकार है वो सरकार दिखाता है, ऊपर का दिखाता है, पीछे जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहता है उसके हिसाब से कुछ नहीं दिखा रहा है। तो इसीलिए भारत देश बहुत प्रॉब्लम में है। अपन देश में मूल निवासी समाज के रोटी रोजी का प्रॉब्लम है, हेल्थ का प्रॉब्लम है, फंडामेंटल राइट के प्रॉब्लम है, न्याय विचार के लिए प्रॉब्लम, हर तरफ प्रॉब्लम जानबूझ करके फैलाया। इसीलिए हम बता सकते हैं जो ये आरएसएस और स्टेट रूलिंग पार्टी बीजेपी गवर्नमेंट वो मूल निवासी के खिलाफ काम कर रहा है। थैंक यू सर। मंडल जी, त्रिवेंद्र गौड़ जी, जैसे भाई साहब बात बता रहे हैं, बहुत सारी कमियां बता दी, लेकिन आपने पहले बताया करप्शन। तो करप्शन तो खैर मेन प्रॉब्लम है भारत की, वो तो हम जानते हैं, आप भी जानते हैं। लेकिन अभी अभी जो जो इसमें हमने देखे नेपाली लोग जो देखे, उनके नेपाली हो गई वीडियो देखी मेरे सामने है, वहां पर बोल रहे हैं कि तुम जय श्री राम बोलो। मतलब वो कह रहे थे हम क्यों जय श्री राम भी बोले हैं, और एक के बाल भी काट दिए सिर के, उसको वे जय श्री राम बोलो। ये जय श्री राम के नारे से आप क्या समझ रही है, इसमें समाज में एकता बढ़ रही है या इसमें ये अब समाज बढ़ रहा है? क्या क्या करना चाहेंगे इस पर, त्रिवेंद्र गौड़ जी? देखो, इसके अंदर तो मैं ये कहूंगी कि सबसे पहले जो इंसान का धर्म है वो है मददे इंसानियत। इंसानियत है तो इंसान है, जब इंसानियत नहीं तो इंसान खत्म है। दूसरी बात ये आती है कि ये भारत है, कहने को ये भारत है। भारत में जैसे हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जगजीत सिंह मुद्दड़ ने बात करी है कि यहाँ पर हिंदू, सिख, मुस्लिम और सारी जातियों को यहाँ पर पूर्ण तौर पे अधिकार है कि वो अपनी आवाज उठाएं। तो मैं भी यही बात में बिल्कुल सहमत हूँ कि हिंदुस्तान अगर कहा जाए तो फिर वो हिंदुओं की बात सिर्फ रह जाती है, बाकी धर्म इसका मतलब कोई मायना ही नहीं रखते, मिनॉरिटी कोई मायना ही नहीं रखती। तो हिंदुस्तान का मतलब तो सिर्फ हिंदू राज कायम करना है। ये आरएसएस का तो फंडा शुरू से रहा है, ये शुरू से लेकर आज दिन तक स्टिल तक इन्होंने सारे धर्मों को खत्म करने का बीड़ा उठा रखा है। पीछे मुद्दड़ साहब ने एक बहुत बढ़िया वीडियो निकाली थी, बहुत इन्होंने इस पे प्रोटेस्ट किया था जो सुधीर सूरी के ऊपर। और ऐसा शख्स जो के अपनी मीडिया के ऊपर आकर के वो औरतों के बारे में इतना गंदा बोल रहा है, उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई? उससे पहले उसने क्या कहा? यंग जनरेशन को कहा कि मोटरसाइकिल छोड़ दो और ये मोटे मोटे खिलौने लो और इनको तवंचों को चलाना सिखाओ, सीखो। है, ऐसे लोग उग्रवादी नहीं है। सबसे पहली बात तो ये आती है कि देश, किसी राइटर ने बोला कि किसी देश को खत्म करना है उसमें धर्म युद्ध कर दो, और धर्म युद्ध शुरू किया हुआ है। हर धर्म जो है आपस में लड़ाई झगड़े में उलझा हुआ है। धर्म की कोई मान्यता, कोई मतलब, उनको डेफिनेशन उनको पता ही नहीं है। तो यहाँ पर भी एक आरएसएस ने एक ही फंडा
या कोई भी एजेंसीज हैं, उन्होंने धर्म युद्ध को जो ये शुरू किया हुआ है, जो भारत की आजादी के लिए शहीद भगत सिंह ने अपनी कुर्बानियां दी, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल ने दी, और हमारे जो नेता हैं सब ने अपनी शहीदियां दी, अपनी जानें वारी। तो तो ये भारत को आजाद कराया, उन्होंने हिंदुस्तान को आजाद कहाँ कराया? बात ये हिंदुस्तान की क्यों की जाती है? अगर कोई गीत उठता है तो हिंदुस्तान, अगर कोई आवाज उठती है तो हिंदुस्तान। भैया तो हिंदुस्तानी अगर हिंदुस्तान को मांग रहे हैं तो फिर हर धर्म उठेगा, हर जाति उठेगी इस आजादी के लिए। इसका मतलब है हम भारत में अगर हमारे शहीदों ने शहीदियां दी है तो आजाद तो हम फिर भी नहीं हुए, हम तो वहीं के वहीं गुलाम, इससे तो अंग्रेजों के गुलाम ही अच्छे थे। तो आज हम अपने घर में बैठ करके भी आजाद तो नहीं है, कहने का मतलब तो ये आता है। बिल्कुल इन्होंने ठीक बात की कि हर जाति पे तशद्दुद की जाती है जो मिनोरिटी को मिनोरिटी मानने के लिए नहीं है। सो कहने का भाव तो बिल्कुल वही आ रहा है कि जब आजादी, हम बल्ब वाली बात आ गई, जो बटन दबने का हक नहीं तो फिर बल्ब लगा बेकार है। जो अगर हमें राइट दिए गए हैं उसकी इस्तेमाल हमारे नहीं, हमारा हक है ना हंसने का, ना अपने धर्म को मानने का हो गया। वही पुरानी बात आज फिर वही वापस आती जा रही है। तो कहाँ हम आजाद हैं? बात रही हिंदुस्तान कि जो मैंने जो एक शब्द है गुरबाणी के अंदर, आप जानते हैं इसमें कि जो इंसान जैसा बोएगा वैसे उसको काटना पड़ेगा। जो भारत में जो नफरत की आग लगाई ना, वही ने जो नफरत की आग लगा रखी है, ये 2025 में खुद इसका नफरत की आग में जल कर राख हो जाएगी। 2025 के बाद समाप्त हो जाएगी, इसका इसका RSS का खत्म हो जाएगी। जगदीश सिंह जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, जैसे भी जय श्री राम के नारे लगते हैं, अंदर नफरत भरी है, और जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, भगवान का नारा अगर लगा रहे हैं उसको तो आदमी खुशी होनी चाहिए, उसको आदमी को प्यार नहीं करना चाहिए इंसान के अंदर। और दूसरा, अगर बोल भी रहा राम का नारा लगा, उसको मार भी रहे हैं और प्यार नहीं निकल रहा है, तो भगवान के रबे भगवान का नारा चल रहा है, कुछ हो रहा है, क्या जाने जाएंगे। देखिए मेघराज सिंह जी, जो जय श्री राम है वो नारा बहुत बढ़िया है। हम अगर सिख धर्म से अगर हम लोग हैं तो इसका मतलब ये नहीं है हम किसी भी धर्म की इज्जत नहीं करते, हम सभी धर्म की इज्जत करते हैं। और किसी भी धर्म को अगर वो इज्जत करता है, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हो, उसको हर धर्म की इज्जत करनी चाहिए। जय श्री राम का नारा अगर लगाना है तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात कोई थोड़ी है। कोई वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह बुलाते हैं, हम लोग वाहिगुरु जी का फतेह बुलाते हैं। अगर हम फतेह बुलाते हैं या कुछ हम ओम जय श्री राम करते हैं, कुछ भी करते हैं, बहुत अच्छी बात है। मगर और अगर जय श्री राम के नारे के पीछे त्रिशूल दिखा के उसको ये नहीं दिखाना चाहिए कि भाई साहब जय श्री राम का मतलब ये नहीं है कि एक हम लोग एक प्यार मोहब्बत की आवाज आनी चाहिए, उसके अंदर ये नहीं आनी चाहिए कि इसके बीच में एक डरावा हो। आज की तारीख के अंदर आपने बिल्कुल ठीक बोला कि जय श्री राम जय श्री राम, हम भी बोलते हैं जय श्री राम। आज अगर हमारे गुरु ग्रंथ साहब जी के बीच में देखो तो जय श्री राम जी का नाम कितनी बारी आया है, बहुत बारी आया है। तो हम लोग पूरी की पूरी एक इज्जत करते हैं और हमें हर समाज को, एक हर वर्ग के जो जितने भी हमारे जो धर्म है उसकी इज्जत करनी चाहिए। मगर और अगर जैसे अभी तरविंदर कौर जी ने बोला, सुधीर सूरी, सुधीर सूरी एक शिवसेना का नेता जो कि अमृतसर पंजाब में रहता है, आज की तारीख के अंदर अगर वो एक और अगर जो भी बंदे हमारे बाहर किए हुए हैं, जैसे पिछले दिनों के उसने बहुत बदतमीजी की भाषा बोली कि भैया वहां से ले लोग डॉलर कमा कमा के भेज देते हैं और उनकी औरतें डॉलरें भैया को देती हैं। मैं कहता हूँ बहुत मंदभागी, और ऐसे बंदे को भारत सरकार अगर कुछ नहीं कहती तो इसका मतलब ये बंदे को तो पीछे से हुश का नारा मिल जाता है। आज इसके बाद 15 बंदे हैं, सिक्योरिटी गार्ड है, किस लिए, कौन देता है सिक्योरिटी गार्ड, पैसा किससे जाता है? पैसा तो हमारे टैक्सेस से जाता है इन लोगों को, और इसका मतलब हम लोग पैसा भी दें, इनकी हम लोग जो दोस्त भी हैं। सुधीर सूरी जैसा बंदा, अगर कोई भी बंदा अगर देशद्रोही का काम करता है, ऐसे बंदे को, एक आधे बंदे को भी अगर फांसी पे चढ़ा दिया जाए, किसी भी बंदे की हिम्मत नहीं होगी कि भारत में रह के किसी भी दूसरे वर्ग के लोगों के लिए कोई बात कर सके। आज मैं कहता हूं शहीद भगत सिंह जी ने क्या किया, कुर्बानी दी अपने भारत देश के लिए। शहीद भगत सिंह जी के आज परिवार क्या है, आज मेघराज जी, शहीद भगत सिंह जी ने आजादी के लिए क्या किया? आज आप ये देखो उनके बच्चे, उनके परिवार वाले मजदूरी कर रहे हैं,
कितनी मजदूरी, 500-600 रुपए दिहाड़ी की मजदूरी कर रहे हैं। और जिन्होंने कुर्बानी नहीं दी वो अपने बड़े बड़े पदों के ऊपर बैठे हैं, बड़े बड़े पदों के ऊपर बैठ के ऐसी ऐसी बातें कर दी है जैसे कुर्बानी इन्होंने दी है। इनको अगर कुर्बानी, अगर हमारे देश के नेता जैसे अमेरिका के बीच में, कनाडा के बीच में, अगर आज आप ये देखो कि चाइना के बीच में हर एक परिवार के मेंबर को एक मिलिट्री के बीच में जाना पड़ता है। आज की तारीख के अंदर हमारे भारत देश के अगर कोई भी नेता जो उछल उछल के बोलते हैं जय श्री राम या जो भी नारा लगाते हैं, मैं कहता हूं उनके बच्चों को भी मिलिट्री के बीच में जाना चाहिए। आज पता लगता है कि मिलिट्री के बीच में जब जाने जाती है ना, फिर पता लगता है कि यार ये हम लोग ऐसा काम ना करें। आप ये बात बताओ, एक लड़का अभी पीछे एक 12 बंदों को, जिसने सिख फैमिली का था, 23 साल का लड़का था वो, मुझे भी उसका नाम याद नहीं आ रहा, उसने चाइना के 12 बंदों को मार दिया आज, और उसके बाद में वो शहीद हो गया। एक आधे टीवी चैनल के बीच में चला, और आज अगर कोई दूसरा बंदा किया होता ना, किसी बंदे ने, हर टीवी चैनल के बीच में आ रहा होता जी इसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया। आज हमें ये देखना पड़ेगा, अगर सिख समुदाय के लोगों ने, सिखों ने अगर पूरे देश के ऊपर जाने निछावर कर दी और देश को आजाद करने के लिए कुर्बानियां दी, आज की तारीख के अंदर 90% सिख रेजिमेंट के बीच में, आज मिलिट्री के बीच में सिख हैं, आज अपनी शहादतें देते हैं, आज वो उनकी जानें चली जाती हैं, वो शहीद हो जाती हैं। क्या मिलता है उनको? कुछ भी नहीं मिलता। और आज अगर कोई नेता मर जाता है तो उनके लिए सब कुछ ही मिल जाता है। आज की तारीख के अंदर हमें ये देखना चाहिए, हर नेता का बच्चा को अगर एक प्रायोरिटी होगी ना, मेघराज सिंह जी, कि हर बंदे को मिलिट्री में करना होगा, आज हमारे भारत देश के बीच में झगड़ा होएगा ही नहीं। आज आप ये देखो, हमारे भारत देश से कुछ बंदे बड़े बड़े सरकार से मिलके, नेताओं से मिलके, अगर पैसा सरकार का लेके अगर बाहर भाग गए तो क्या कर लिया हमारी सरकार ने? आज अगर किसान ने अगर हल्का सा अगर एक 25-30 हजार रुपए का लोन लिया होता है, जो किसान पूरे देश को अनाज देता है, खाने के लिए भरपेट रोटी देता है, चाहे कुछ भी हो, करता तो किसान ही है ना। तो आज किसान को क्या देते हो? 25,000 ले लिया, 30,000 ले लिया, अगर वो नहीं लौटा सका बेचारा गरीब आदमी, वो साला उसको इतना प्रेशर किया जाता है कि वो फांसी के फंदे पे अपने आप ही चढ़ जाता है, खुदकुशी कर लेता है। और जो बंदे अरबों रुपया सरकार का ले गए, उनके लिए सरकार कुछ नहीं करती। नेता उनके लिए फिर भी उनको बड़े बड़े ऊपर स्टेजों पे लेके आएंगे, बड़े बड़े भाषणों में बोलेंगे जी इसने ये कर दिया, वो कर दिया। लेके आओ ना बाहर। सरकारों के बीच में जो नेता बैठे हुए हैं, मुझे कहने में कोई भी गरेज नहीं है कि ये जितने भी बंदे, सबकी इनकी सांठ-गांठ है। और मैं आपको एक आज बात और भी बताना चाहता हूं। पिछले दिनों के बीच में मैं एक बड़े नेता थे, उनकी मैं एक भाषण सुन रहा था। वो कहते हैं कि सरकारें कुछ ऐसी नीतियां बनाती हैं, हमें भी नहीं पता होता। इसका मतलब ये सरकारें जो नीतियां बनाती हैं, जो जिनके नेता होते हैं, वो अपने अभी अंदर से खाते में से अपने, एक बंदे ने अपने रिश्तेदार को कोई काम दे दिया, करोड़ों रुपए कमा दिए, दूसरे रिश्तेदार को काम दे दिया, करोड़ों रुपए कमा लिए। इसका मतलब ये है कि जो सरकारें जो नीतियां बनाती हैं, अंदर ही 20, 25, 30 बंदों को पता होता है, वही बंदे पैसे कमा जाते हैं, बाहर तक हम लोगों तक ये नीतियां आती नहीं है। ये मैं समझता हूँ कि ये चीजें जो है ना, ये नहीं होनी चाहिए। और एक बात आपको और बताता हूँ, कोविड-19 महामारी आई, एक ऐसी महामारी आई, छोटे से बैक्टीरिया ने पूरे के पूरे वर्ल्ड को ठप कर दिया। हम कहते हैं हम ये है, हम वो है, हमने ये कर दिया, क्या कर दिया? एक छोटे से बैक्टीरिया ने सबको घरों में बैठा दिया। आज अगर सिख कौम ने अगर इतनी सेवा की है, मुझे कहने में कोई भी इतराज नहीं होगा। आज अगर सिख कौम ने इतनी सेवा की है, पूरे देश, चाहे आपका अमेरिका, आप बैठे हो अमेरिका से चैनल आप चला रहे हो, चाहे अमेरिका है, चाहे कनाडा है, चाहे आपने लंदन है, चाहे कोई भी कंट्री है, हर देश के बीच में उनके प्रधानमंत्रियों ने, उनके प्रेसिडेंट साहब ने अगर सिखों को जो है मान सम्मान दिया। आज आप ये देखो कि आज फिर भी हम भारत में रह के इतनी सेवा करने के बावजूद भी कितने चैनल है जी आपके टीवी वाले जिन्होंने सिखों के लिए बताया कि सिखों ने बहुत कुछ किया। यहाँ से जाते तो गुरुद्वारे से माल है, और आगे जाके अपनी पॉलिटिकली बेस के ऊपर माल जो लंगर है वो बरसाया जाता है सिर्फ वोटों के लिए। और आज कौन से नेता ने आके सिखों ने तो बहुत काम किया, निकल के काम किया। कोविड-19 के चक्कर में ये भी नहीं देखा कि हम मर जाएंगे, पीछे परिवार का क्या होगा। मैं कहता हूं आज उसके बीच में आप ये देखो कि हमारे यहाँ पर जितेंद्र सिंह छंटी है, लाशों को उन्होंने जलाया, जबकि उनकी लाशें जो उनके परिवार वाले भी उनके पास नहीं जाते थे। तो मुझे ये बता दिया जाए कि कौन सा नेता, चाहे किसी भी सरकार का नेता, चाहे वो कौन सा नेता कोविड-19 के बीच में किस नेता ने बाहर आके किसकी मदद की। आज हम कहते हैं हमारे देश के जो फिल्म एक्टर है, जो अमिताभ बच्चन जी एक फिल्म एक्टर है, वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं?
उन्होंने कोविड-19 के लिए कुछ नहीं किया, उनके परिवार ने कुछ नहीं किया। आज अगर कोविड-19 अगर उनको महामारी ने ग्रस्त अगर ले लिया, सारी अखबारों में, टीवी चैनल के अंदर आ रहा है जी, अमिताभ बच्चन जी को जी ये हो गया जी, वो नानावती में है जी, उनके परिवार जो है जी, उनकी पोती ये है जी। सिखों ने अगर कुछ किया तो सिखों की भी एडवर्टाइजमेंट ऐसी होनी चाहिए ना। आज अमिताभ बच्चन जी हमारे देश के एक फिल्म स्टार है, वो अपने लिए काम करते हैं, अपने लिए, अपने घर परिवार के लिए पैसा कमाते हैं, हमारे लिए या कोविड-19 के लिए, या उन्होंने क्या किया? ये चीजें हमें सारी की सारी जब तक हम नहीं समझेंगे, जब तक हम आवाज नहीं उठाएंगे, हमारे करप्ट नेता जो है वो गलत काम करते रहेंगे। एक मैं आपको बात बताता हूं, जब भी हम लोग कोई गलत काम होता है तो अगर हम लोग उसकी आवाज नहीं उठाते, जो भी नेता हो या कोई भी बंदा हो, अगर वो ये समझेगा यार ये तो गलत आवाज नहीं उठा रहे, तो सबसे पहले वो जीत जाता है। सबसे पहले वो जीत जाता है कि यार ये भी बेवकूफ है, वो भी बेवकूफ है। उसको हम पता क्या नजर आते हैं, बेगराज जी, उसको ये नजर आते हैं ये सारे के सारे बंदे जो बैठे ना आगे पंडाल में, सारे बेवकूफ है, सबसे सियाना मैं हूं क्योंकि मेरे आगे कोई आवाज ही नहीं उठा रहा। हमें भारत के अंदर रह के, डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर रह के हमें अपनी आवाज उठानी चाहिए, तभी ये हमारे जितने करप्ट नेता सबकी आंखें खुलेगी। ये मैं हर बंदे को बोलूंगा। मैं शांतु मंडल जी, आपने भी बहुत अच्छा बोला, और मैं भी एक ये बोलूंगा, अपनी जब तक हम लोग आवाज नहीं उठाएंगे, हम लोग सरकारों से हमें कुछ नहीं मिलना। हमें जो मिलना है वो हमें लड़के मिलना है, एजिटेशन करके मिलना है, और हमें एजिटेशन करना ही पड़ेगा। मेघराज जी, वॉइस ऑफ मानवता ये टीवी चैनल है पूरे वर्ल्ड के अंदर, जो पूरे आपके साथ में पूरे हक सच की बात करेगा, सभी की आवाज उठाएगा, चाहे वो कोई भी गरीब अमीर, जो सच बोला जाता है। अमिताभ बच्चन के बारे में बात किया हमने कि अमिताभ बच्चन जो उसके बारे में परिवार में सारा, ये जो चमचे लोग हैं, चमचा जहां मारते हैं चमचा हिला देते हैं, मोदी के चमचे हैं, कोई मोदी के कहने में थाल खड़का है और टलिया खड़का है, किसका क्या हुआ? एक चमचों का यही हो, मतलब एक चमचे के कहने से अगर नीचे तक चमचे बजे तो समझ लेना कि सबके सिर्फ मानसिक गुलाम है। यार ये सबसे बड़ा जो मानसिक मोहन भागवत, ये सबका जो सरगना है, गुंडा के नंबर का जो आतंकवादी है, उसका सारा सिस्टम चलता है। कि संतानों ये आप बताएं इसके बारे में कि जो जय श्री राम के नारे लगाते हैं लोग, उसके अंदर प्यार तो नजर आता है, नफरत तो नजर आती है। तो इससे पब्लिक के अंदर क्या डर फैल रहा है, या इससे क्या ये धर्म की बात कर रहे हैं या धर्म पर चल रहे हैं, क्या है इसके पीछे, क्या क्या करने जाएंगे जी संतरा जी? सर, इसके बीच में एक बहुत षड्यंत्र है। वो षड्यंत्र ऐसा थे जो आपको पता है, जो मुस्लिम समाज के जो बीच में, जैसा हम एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बंगाल के पॉपुलेशन में 30% मुस्लिम है, 37% अबव SC/ST समाज के लोग हैं। तो अगर परसेंटेज देखें तो 67-8% वेस्ट बंगाल में पॉपुलेशन है SC/ST एंड मुस्लिम लोगों ने। ये जानबूझ करके बहुत सारा वेस्ट बंगाल में ऐसा इलाका है जो बाजू बाजू में रहते हैं, मतलब मिला जुला के रहते हैं। इधर 500 घर मुस्लिम है तो 300 घर दलित है। ठीक उसी बीच में ये जाके जब मुस्लिम लोग के सामने यही नारा लगाता है, जय श्री राम नारा लगाएंगे, उसको पता चलेगा, उसको बोले तो उसको गुस्सा आ जाएगा, फिर भी क्या करेगा। कभी भी कोई लोग ऐसा, जैसा ने साहब ने बताया था, वो परफेक्ट है। बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड आए जो लोग, मुस्लिम समाज के लोग बाहर कोई निकल रहा काम पे लिए, जब आने के टाइम जब मौका मिला, एक साथ 8-10 जो RSS BJP का जो कैडर है उन्होंने पकड़ लिया। सुनो सुनो सुनो, ऐसा करके बोलो जय श्री राम बोलो। वो तो नहीं बोलेंगे क्योंकि उसके धर्म का खिलाफ है। तो नफरत हर तरफ से एक करके ये चाहते हैं जे बंटवारा करो, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी करके दलित, मुस्लिम, OBC समाज के अंदर पूरा देश में जैसा चल रहा है, मेरा बंगाल में भी ऐसा चल रहा है। नहीं तो जहाँ पे आज से आपको एक एग्जांपल दो, 3-4 ऐसा घटना आए थे जहाँ पर मैं विजिटिंग करने गया था, रिपोर्ट करने के लिए गया। तो एक है कलकत्ता के नजदीक उत्तर 24 परगना डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पे लोग थाना है स्वरूपनगर, वहीं पे 3 साल पहले ऐसा नफरत लगाया। क्या किया, जो जानबूझ करके वो जो BJP RSS लोगों ने वो कुछ दलित समाज के लोग को मैनिपुलेटेड करके, उसको दिमाग गड़बड़ करके, कुछ दारू फारू पिला के
नफरत करने के लिए वो मुस्लिम समाज के अंदर घुसा देते हैं। वो मस्जिद के हजरत मोहम्मद के नाम पे ऐसा ऐसा करे तो वो लोग गुस्सा होगा, तो उसको पता चलेगा। क्योंकि अभी भी बंगाल में जो स्थिति है, नेक्स्ट 2021 में विधानसभा निर्वाचन है, उससे पहले 2020 से टारगेट किया। अगर आपको एडवांस हम बोल सकते हैं, जे कोरोना वायरस खत्म होने के बाद वेस्ट बंगाल में कम से कम वो आरएसएस बीजेपी ने वो सिलेक्ट किया 100 से ज़्यादा वो लफड़ा करेंगे। मतलब हम बता सकते हैं जो सांप्रदायिक दंगा हंगामा चालू कर देंगे। जब सांप्रदायिक दंगा हंगामा होगा, मरेगा कौन? दलित नहीं तो मुस्लिम। मतलब उसको आखिर क्या है, जो वोट बंटवारा करके डिवाइड एंड रूल पॉलिसी करके हिंदू धर्म के नाम पे ऐसा करता है। लेकिन हम लोग एक पढ़ा लिखा आदमी है, बंगाल में, वेस्ट बंगाल में अभी भी स्टैंड बाय दलित समाज के इतने सारे पढ़ा लिखा लोग हैं। और हम खुद चंडाल जाति है ना, जगन्नाथ मंडल हमारा गाइडलाइन है, जिन्होंने बाबा साहेब को 1946 19 जुलाई बांग्लादेश से चुनाव जीतकर दिल्ली गण परिषद में भेजा। आपको याद है, पूरा देश में बाबा साहेब को किसी तरफ से गण परिषद को जाने नहीं दिया। बोला क्या, पहले जो फर्स्ट जो राष्ट्र मंत्री थे पाटिल साहब, सरदार पटेल ने बोला क्या, पूरा देश के बाबा साहेब के लिए चुनाव के दर्जा बंद कर दिया। फिर उसी टाइम में 1946 19 जुलाई बाबा साहेब को बांग्लादेश बोरीशाल जो डिस्ट्रिक्ट है, उसी डिस्ट्रिक्ट से चुनाव जीतकर दिल्ली गण परिषद में भेजा। तो फिर भी बंगाल में इतने ज्यादा ताकत है दलित के पास, इतने एजुकेशन है, स्टेटस है, कल्चर है, फिर भी हमारा हर टाइम जाति के हिसाब में हमको देखते हैं। अभी अब आपको हम बता सकते हैं, मैं खुद 25 साल से ज्यादा समाज के लिए काम कर रहा है। जब हम काम करते हैं, कभी किसी धर्म नहीं देखता, कोई पॉलिटिक्स नहीं कर देखते हैं, सब कुछ करने के बावजूद मेरा गुनाह क्या है, मैं दलित समाज का हूँ। तो इसीलिए वो लोग चाहता है, बंगाल के जो पॉपुलेशन ऐसा है, इसमें डिवाइड एंड रूल पॉलिसी करके हर तरफ से जय श्री राम नारा लगा के समाज के बंटवारा करो, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी करके भाई भाई को लड़ाई बदाना, यही है इसका आरएसएस का मैनिफेस्टो, यही है उसका षड्यंत्र। और कभी नहीं चाहता है देश के आगे बढ़े, वो कभी नहीं चाहते हैं देश के जनता को हित में कोई काम हो, ऐसे नहीं चाहते हैं। क्योंकि उसका जो मास्टर माइंड है आरएसएस के, जो किताब मैंने पढ़ा, वो किताब में फ्रेश साफ साफ बता दिया जे भारत देश में ओनली फॉर मनुवादी लोग रहेंगे, दूसरा समाज के कोई लोग नहीं रहेंगे। आज आप देख सकते हैं, साहब ने बताया जे आज मुस्लिम के खिलाफ आवाज उठा रहा, कल एट प्रेजेंट आपको पता है 3 दिन पहले मध्य प्रदेश में एक दलित के परिवार के ऊपर पुलिस ने, जो राष्ट्रीय जो प्रशासन ने जितना अन्याय अत्याचार जुलुम किया, तो काल अखबार में वेस्ट बंगाल में आनंद बाजार पेपर में दिया, उसी जिला को एसपी डीएम को सस्पेंड किया। काय के लिए किया, क्या किया उन्होंने, गुनाह किया जी। एक परिवार को उठाने के लिए, मारने के लिए 100 से ज्यादा पुलिस को भेजाना पड़ता है। एक ही चीज है, वो दलित है। तो भारतवर्ष से के जो आरएसएस बीजेपी आने के बाद हमारा पास बिल्कुल रिकॉर्ड है, दलित, मुस्लिम और माइनॉरिटी के ऊपर अन्याय से अन्याय, ज्यादा से ज्यादा नफरत चल रहा है। आपको एक एग्जाम्पल दो, यूपी में बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़ा है। यूपी में वो जो जगी प्रशासन है, वो गुंडा राज चला रहा है। क्यों चला रहा है, उसके आप पूरा बिल्कुल यूपी में अगर रिपोर्ट सच करे तो यूपी में जनता को वही से अफगान से, जैसा तालिबान से खतरनाक चल रहा है यूपी में। यूपी में कोई लॉ इनके शासन नहीं चल रहा है। तो इसमें जो लोग आवाज उठाता है, उन्होंने एक ही सवाल किया, मेरे को भी ऐसा किया था, फिर भी मैंने एक टाइम बताया जब मेरा नाम शांतनु मंडल, अगर किसी को हिम्मत है तो मेरे खिलाफ कोई करो तो हम देख लेंगे, सीएम पीएम मैं भी देख लेंगे। क्योंकि मेरा जो यूनाइटेड नेशन के पास मैंने सब कुछ रिपोर्ट दे रहा हूँ। जी साहब, मेरे को ये बताओ, जो मेरा देश में जो लोग अच्छा के लिए काम कर रहा है, समाज के लिए काम कर रहा है, जनता के लिए काम कर रहा है, पैसे नहीं मांग रहा है, सच के मतलब ऑनेस्टी से काम कर रहा है, तो वो लोग को खिलाफ वो मनुवादी लोग जैसे जय श्री राम क्यों कर रहा है? मेरा क्या गुनाह है? क्यों मैं देश के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करता है, इसीलिए मेरा गुनाह है। क्योंकि वो लोग चाहते नहीं, बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन को वो नहीं मानते हैं, इसीलिए लफड़ा चालू करके जय श्री राम नारा लगा के समाज के बंटवारा करने के लिए चाहते हैं। तो इसीलिए आपको भी ये बात, ठीक है मेघराज जी,
मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, मुझे याद आ गई है। सरकार हमारी बार बार कहती है चाइना से डील नहीं करना, चाइना से कोई सामान नहीं मंगाना, चाइना से कोई सामान नहीं मचाना। मेरे सोच के मुताबिक आज की तारीख के अंदर बड़े बड़े हमारे नेता चाइनीज कंपनियों के साथ उनकी साठगांठ है। आज अगर आप इसको इस तफ्तीकाश करके देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। मुझे एक बात समझाई जाए कि एक छोटी सी मोमबत्ती तो हम चाइना की जगाते हैं, छोटा सा बल्ब जो लड़ी जगाते हैं दिवालियों के बीच में हम चाइना की जगाते हैं। आज अगर एक 3500 करोड़ रुपए की एक मूर्ति अगर बनाई तो मुझे ये बताओ वो कहां से आई? वो भी चाइना से आई। और मैं एक आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, चाइना का हमें फंडा ये कहते हैं कि चाइना से मत करो, चाइना से कुछ नहीं होने वाला। चाइना के पास तो परसेंटेज भी नहीं, हमारे को देश है वो पूरे वर्ल्ड को संभाल देता है। पहली बात, कुछ भी नहीं होने वाला जब तक हमारे नेता पूरे के पूरी बिली भगत होगी, तो ये कुछ भी नहीं होने वाला। सिर्फ ये हवा हमारे को हवाई तीर फेंक रहे हैं। दूसरी मेरी एक बात और आपको बताता हूं, कुछ नेता पार्टियों के अंदर आने के कुछ ही दिनों के बाद अरबपति कैसे बन जाते हैं जी। मैं तो फैक्ट्री चलाता हूं, मेरे पास अप्रोक्सीमेटली 200 बंदा काम करता है। मैं तो आज तक इतना पैसा मेरे पास नहीं आया जी। मेरी भी उम्र 60 साल की होने वाली है कि एक नेता एक पार्टी में जाता है, कुछ ही दिनों के बाद उसके पास हो जाता है रुपया ही रुपया, ये होटल उसका, वो होटल उसका, ये फलाना, ये फॉरेन के बीच में उसने ले लिया। वो पैसा कहां से आता है मुझे ये बताई जाए। करेंसी वो कहां से है भाई साहब? हम भी वो करेंसी उठा लेते हैं वहां से। तो ये चीजें जब तक अगर किसी भी बंदे को अगर पैसा ऐसे ही अगर मिल जाएगा, अगर जो बंदा अगर सिर्फ उसको पता होगा मेरे को नेतागिरी करके सिर्फ बोल बाल करके मेरे को अरबों रुपया मिल जाएगा, उसको मेरे ख्याल से कोई फैक्ट्री चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो बंदे को पैसा मिलेगा, जो बंदे को मेघराज जी पैसा मिलेगा, वो कभी भी ठीक काम नहीं कर सकता। और एक बात आपको बता दूं, एक पुरानी पिक्चर आई थी कि फिल्म के बीच में उसने एक बोला, चोर बन जाता है बड़ा बंदा, उसको कहता है भाई आपने जब इसने पेंसिल चुराई थी तभी उसकी माँ को इसको क्यों नहीं थप्पड़ मारा। ये उसी वक्त ये बंदा शरीफ बन जाता। आज ये बहुत बड़ा गुंडा बन गया क्योंकि इसको आदत बन गई। आज हमारे जो नेता, अगर कुछ करप्ट नेता जिनके पास पैसे अननेसेसरी आ जाते हैं, वो ना तो आपको कुछ समझेंगे, ना मुझे कुछ समझेंगे, ना किसी चैनल वाले को कुछ समझेंगे। और हमारे जो चैनल चलते हैं भारत के बीच में, आपका तो चलो फॉरेन के बीच में पैसा चैनल वाले नहीं लेते, यहाँ पर तो क्या है कि अगर चैनल चलते हैं तो वो चैनल वाले निरपक्ष होकर उनको चलाना चाहिए। जो बंदा गलत है, चैनल क्या है? चैनल क्या है? एक मीडिया है। आप आज अगर अमेरिका से अगर हमारे से बात कर रहे हो तो आज अमेरिका से चैनल चल रहा है आपका। चैनल एक ऐसी आवाज है जो कि सच की आवाज चल सकती है, मगर वो चैनल भी बिकने के कारण सच को सामने आने नहीं देते। मेघराज जी जी बहुत अच्छी जानकारी दी आप लोगों ने। तो त्रिवेंद्र गौड़ जी, जब समस्या जब बहुत सारी कमियां तो नजर आ गई, अब इनका समाधान कैसे करेंगे इसके बारे में बताएं। त्रिवेंद्र गौड़ जी, समाधान कैसे कर सकते हैं इस समस्या का, इसके बारे में बताएं। देखो, समाधान ऐसे कर सकते हैं कि जो उस अकाल पुरख ने, उस परमात्मा ने इस दुनिया को बनाया, वो उसको सुधार भी उसी का ठेका है, उसी का काम है, उसको नहीं सुधार सकते। लेकिन मैं अपने असूलों के हिसाब से ये बात सोचती हूँ कि मुझे अपने आप को सुधारना है। अगर 10 लोग खड़े हुए, हम सब अपनी अपनी जिम्मेवारी ले लेते हैं। मैं अपनी लेती हूँ, मुदर साहब अपनी लेते हैं, भाई साहब अपनी लेते हैं, आप अपनी ले लो। जो 10 लोग खड़े हुए हैं वो अपनी जिम्मेवारी खुद ले लेते हैं कि मैंने आज से सुधार, करप्शन नहीं करनी, मैंने किसी के ऊपर जुल्म नहीं करना, मैं मदद इंसानियत बनना। तो ये अपनी अपनी जिम्मेवारी अगर हम ले करके चलते हैं तो मुझे लगता है समाज में सुधार बहुत ही जल्द आ सकता है। अब बात रही भाई साहब की, उनकी बात में मैंने जो बात सुनी है, उन्होंने ये कहा कि दलितों को बिल्कुल भी इसमें दलित माना जाता है। मेरा जुर्म ये है कि मैं एक दलित परिवार से हूँ, मैं बहुत सारी सेवाओं कर, इनको मानवता का पूरा अधिकार मिलना चाहिए। कानूनन तौर पे इनका जो राइट बनता है, फंडामेंटल राइट इनका बनता है, इनको विधानसभा में, लोकसभा में, जहां पर भी इनको पूर्ण तौर पे इनकी सीटें जो है मुकर्रर, जितने % इनकी बनती है उतने % इनको मिलनी चाहिए। क्योंकि जब हम एक मंच पर बैठ करके अपनी अपनी बात कहेंगे तो ही फैसला हो सकता है ना, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता। सो इनके जो अधिकार है उनको अगर पूरे दिए जाते हैं तो फिर
सुधार, ये दंगा, ये लड़ाई, ये झगड़े जो हैं ये खत्म हो जाएं, क्योंकि सबको अपनी अपनी रोटी मिल जाती है तो पेट भर खा के इंसान शांत हो जाता है। ये है इनकी बात का जवाब। अब मुदर साहब ने भी एक बात, ये जो आप बोल रही है ना कि इनको देना, इनको बराबर का मिलना चाहिए, संभव नहीं है जब तक मनुवादी जो सत्ता में बैठे हैं। वो क्यों नहीं संभव है, मैं बता रहा हूँ। उसका कारण क्या है कि जो ब्राह्मण है वो जन्म कुंडलियां बनाता है सबकी, और जो भारत के जो दलित हैं ये महाराजे राजे थे पहले, जो देश के जो देश था उस वक्त राजे महाराजे थे। इनको पता ब्राह्मणों के ये राजे महाराजे थे, जिसने ये खड़े हुए जूता मारेंगे, बहुत जबरदस्त जूता फिरेंगे उनके ऊपर। उनको पता है उनकी जो जन्म कुंडलियां, उनको चेक करें ध्यान से। उसमें गण में लिखा हुआ है कि राक्षस, वर्ण में लिखा हुआ है, गण में लिखा है राक्षस और वर्ण में लिखा शूद्र। तो राक्षस इनके लिखा है, दलित जो दलित हैं जितने भी जिनके जो भी भारत के अंदर रहने वाले हैं, लेकिन ब्राह्मणों के लिखा है कि वर्ण में लिखा है मतलब ब्राह्मण और देव। तो जहाँ देव और राक्षस ये दोनों आपस में कभी ये इकट्ठे है, आपने फिल्म देखी होंगी बहुत सारी, जिसमें देवते और राक्षस लड़ते आपस में, वो इकट्ठे हो सकते हैं। तो ये हकीकत में ये है कि इनको राक्षस समझते हैं और अपने आप को देवते समझते हैं। तो देवते तो मांग कर खाने वाले थोड़े, वो शीर का खाने वाले हैं, तो छीन छीन के खा लेते हैं सब। तो कौन देगा राक्षस को खाने के लिए? तो मेन कारण ये है मेरे हिसाब से कि भाई साहब जगदीश सिंह जी क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर, लास्ट में इसमें क्या सुझाव देना चाहेंगे, समाज में सुधार कैसे होगा? मैं ये कहना चाहूंगा जी, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो उसी जैसा। आज किसी को खराब करना हो ना, तो जैसे अभी अब भाई साहब ने भी अभी शांता मंडल जी ने बोला शराब की बात की, शराब पिला के। शराब एक वर्ड है अरबी का, शर का मतलब शरारती, आब का मतलब पानी। जब शरारती पानी किसी को भी करा दोगे तो वो तो को भी भगड़ा डालेगा भाई साहब, सीधी सी बात है। जहां तक शांता मंडल जी ने बोला कि दलित दलित दलित, देखो दलित एक ऐसे है कि जिसकी सिर्फ वोट ली जाती है, छोटी सी एक रकम दी जाती है कि चलो भाई हम लोग ये बना देंगे, वो बना देंगे, टॉयलेट बनवा देंगे, वो बेचारे उसी में खुश हो जाते हैं। जब वो एक छोटी सी चीजों को देखते हैं उसके बाद में वो वोटें दे देते हैं। जब वो वोटें दे देते हैं, जो पार्टियां जीत जाती है और जीतने के बाद उसी पे अत्याचार करते हैं। ध्यान रखना, अगर आज की तरीक के अंदर जो बंदा भी अगर जीता है उसने उसी को मारा जिसने उसको जिताया है। एक चीज का बड़ी खास तौर पे ध्यान रखना। एक बात बताता हूं मैं आपको, हमारी आंख ने देखा एक आम था बहुत बढ़िया भाई साहब, आंख ने देखा तो आंख ने, तो हमारे पैर चल पड़े तो हमारे हाथ ने उसको तोड़ दिया तो हमने उसको मुंह ने खा लिया, पेट ने पचा लिया। जब पेट ने पचा लिया, जिस आम के पेड़ से आम तोड़ा तो माली आया, माली ने पीठ पे मारी जोर से उसको डंडा। तो भाई साहब देखो, ना तो आंख ने खाया, पेट ने खाया, ना तो आंख ने खाया, ना पैर ने खाया, ना हाथ ने तोड़ा उसने खाया, और डंडा खाया पीठ ने। किसका कसूर था? ये सिर्फ सिस्टम वही चल रहा है, जो देखेगा वो पिटेगा। इसका मतलब जो वोट दलितों ने दिया वो ही मरेंगे। एक चीज का ध्यान में रखो, जब तक कोई बंदा अपनी आवाज नहीं उठाएगा, हमारे देश में नहीं, माँ भी नहीं भाई साहब, माँ भी नहीं दूध देती जब तक बच्चा रोएगा नहीं। तो बच्चे माँ को कैसे पता लग जाता है? मैं कहता हूं, फिर दोबारा एक बार बोलूंगा, आवाज हमारे को उठानी चाहिए। जब तक हम लोग आवाज नहीं उठाएंगे, कल भी पिटे थे, आज भी पिटे हैं, आने वाले दिन के बीच में पिटते ही रहेंगे। और जब तक पिटते रहेंगे, जब मर जाएगी कौम में, जब हमारी पूरे के पूरे 1, 2, तीसरी पीढ़ी आएगी, चौथी आएगी, आज पीढ़ियां पढ़ी लिखी है, चाहे वो दलित में हो चाहे कुछ भी हो। आज के तरीके के अंदर हर वर्ग के बीच में बच्चा पढ़ के जब आ रहा है, जब पढ़ाई अगर होगी हमारे पास, तो हमें अपने हक मांगने का भी पूरा पता होगा कि ये गलत कानून हमारे को समझा रहा है, ये गलत हमारे को बता रहा है। अगर जब हम पढ़ जाएंगी, जब हमने पढ़ना ही नहीं, खेतों में काम ही करना है, और सिर्फ हम लोगों ने ये उठा दिया, ये कर दिया, रात को सो गए, खा लिया, सवेरे फिर उठ गए, काम पे चले गए, जब तक हम पढ़ेंगे नहीं हमें कुछ नहीं पता लगेगा। ये लोग जितने भी कुछ करप्ट नेता है, सिर्फ अपनी थोड़ी सी जनरल नॉलेज जानकारी रखते हैं, इनको बहुत ज्यादा जानकारियां भी नहीं है। किसी को भी आ जाओ, किसी को भी बोलो आ जाओ यार सामने डिबेट करते हैं, 10 सवाल पूछेंगे, एक भी सवाल नहीं आएगा इनको, एक भी सवाल का उत्तर नहीं होगा इनके पास, मगर बातें बड़ी बड़ी हम लोग करा लेते हैं। जितना झूठ जो करप्ट नेता बोल रहा है, उस हमें भी पता है। वो कहते हैं कि सुनने का तब मजा बड़ा आता है जब सच्चाई का सामने पता हो। झूठ सुनने का बड़ा मजा आता है जब आपको पहले पता हो कि ये झूठ बोल रहा है।
तो ये नेता जितने भी है हमारे को, सब हमारे को भाई साहब, सब हमारे को लड़का देते हैं। पंडित कहते ना लड़का होगा, ये सब लड़का देते हैं, लड़की नहीं कोई देता। इस चीज का ध्यान रख लेना। और ये चीजें बार बार मैं कहता हूँ, बार बार आवाज हम जब तक नहीं उठाएंगे तब तक हमें कुछ नहीं मिलने वाला, मेरी सोच के मुताबिक। संतानो जी, आप क्या कहना चाहते हैं लास्ट में कैसे सुधार होगा? और हम एक बात और ऐड कर देना चाहते हैं इसमें, जो भी करप्ट नेता हैं, जितनी भी पास में प्रॉपर्टी है, 2025 में का खात्मा है पूरे सरकार का मनवादियों का, इनको सब जेल में डालेंगे, इनको सबको जितने भी हैं, और इनको जितनी प्रॉपर्टी है सब गरीबों को बांटी जाएंगी। ये हम गारंटी के साथ में कह रहे हैं कि 2024 में इनका साफ हो जाएगा मनवादियों का भारत से। और ये जो है जो भी है वो सब कर रहे हैं, हम कुछ बहुत कुछ करने वाले हैं। संतान क्या कहना चाहते हैं इसमें लास्ट में? मैंने बोलो। हाँ जी बोलिए, लास्ट में क्या कहना चाहते हैं? क्वेश्चन लास्ट बात ऐसा है, जैसा ने साहब ने बताया, जो ये सब हमने बताया, क्योंकि मैं पॉलिटिकली कंसास हूँ। मैंने इंडिया में एक पॉलिटिकल पार्टी बनाया, खुद बनाया। 5 साल पहले मेरे दिल्ली निर्वाचन कमीशन के पास मैंने रजिस्ट्रेशन किया। तो बात साफ साफ है, देश में जो वोट चल रहा है झूठा वोट चल रहा है। मतलब ईवीएम मशीन जब तक है और दिल्ली में मोदी बीजेपी तब तक है। ईवीएम मशीन घोटाला करके पूरा देश को बर्बाद किया। जितने सारे हमको अगर आपको सामने हम बता सकते हैं, इससे 100 से 100% इंडिया में जो वोट होता है ईवीएम मशीन में, वो करप्टेड होता है। जहां पे डालो वही आते हैं। जब तक इंडिया में ये आवाज हम भी उठाया और भी उठाएंगे, जो बैलेट पेपर में वोट होना चाहिए, क्योंकि ईवीएम मशीन में वोट होगा तो देश में दूसरा कोई पार्टी नहीं आएगा। क्योंकि डेमोक्रेसी में अगर आप सोचे, जो ऐसा पॉलिटिकली बहुत सारे इंडिया में सीट है जहां पे बीजेपी के कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थे, फिर चुनाव जीत गए। कैसे जीता? ईवीएम मशीन से जीता। तो हमारा ये भी डिमांड है, जैसा हम आवाज तो उठाएंगे, आपको भी हम ज्यादा से ज्यादा मैसेज संदेश देंगे। और ईवीएम मशीन मेरा देश से हटाना चाहिए, क्योंकि जब ईवीएम मशीन बिल्कुल घोटाला है, 100 से 100% बताना है। और फिर भी साहब ने जैसा बताया, जो पढ़ा लिखा, अगर आपके पास, अगर आप चाहे तो मैं बता सकते हैं, एट प्रेजेंट पूरा देश में 10 करोड़ से ज्यादा दलित एडुकेटेड ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट है देश में। अगर बहुत सारे हजार ऐसा दलित लड़का है जो फ्लुएंटली इंग्लिश से बात लेक्चर भी दे सकते हैं, लेकिन इतने ज्यादा से ज्यादा दलित के पास और पिछले वर्गों के पास एजुकेशन होने के बाद उन्होंने ऐसा किया, क्योंकि बाबा साहब ने बताया एडुकेट एजुकेट ऑर्गेनाइज। जब मेरे पास एजुकेशन आ गया, मेरा आँख खुल गया, पूरा देश में दलित समाज को आँख खुल गया। खुलने के बाद वो जो मनुवादी सरकार ने परेशान हो रहा है, कभी भी पूरा देश में सब लोग इकट्ठा घेर लेंगे, हम घेरेंगे, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल है। जिसका संख्या भारी उसके भागीदारी, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन का बात है। आज 85% समाज के लोग हैं, 15% लोग हैं। आजादी के इतने के बाद आज मूल्यवासी समाज के लोग देश में शासन नहीं क्यों कर रहा है? जानबूझ करके, जैसा सब ने बताया, जो मीडिया के बारे में बताया, मैं साफ बता देता हूँ, पूरा इंडिया में जितने सारा मीडिया है सब कुछ घोटाला है। एक्सेप्शनल एक है रावीश कुमार, आपको याद होना चाहिए, याद है तो फिर मैं बोलूं। रावीश कुमार जैसा सच बात मीडिया में फैला रहा है, तब ने क्या किया, जो आरएसएस मनुवादी लोगों ने, जय भीम, जय श्री राम वाला लोगों ने क्या किया, रावीश कुमार को बताया वो देशद्रोही। क्या उसको क्या गुना, उन्होंने सच बता दिया। और जितने सारा इंडिया में जितने सारा टीवी चैनल है, आपको मैं जानकारी, आपको लिंक दे देंगे, 2-3 दिन के अंदर लिंक दे देंगे। जितने सारे मीडिया है सब बीजेपी के साथ है, उसके रिलेटिव एमपी है, राज्यसभा के एमपी है। तो मीडिया एक समाज के, एक देश के जनता को आगे बढ़ने के लिए मीडिया का एक भूमिका है। आपको याद है डेमोक्रेसी का 4 पिलर है मीडिया, तो पूरा देश में मीडिया तो मनुवादी सिस्टम में चला गया। तो हम आपके सामने ये बात बताना चाहते हैं, आज आप मेरे साथ बात किया, मेरे को मौका दिया, मैंने पहली बार आपके साथ
बात कर रहा है, क्योंकि मेघराज साहब ने मेरे को ताकत दिया जे तुम चलाओ, कोई तकलीफ नहीं है। मैं कभी नहीं ऐसा नहीं किया, ये फर्स्ट टाइम किया। तो हमारा जैसा आप आज हमारा साथ बात कर रहा है, मैंने कम से कम 500 से ज्यादा एडुकेटेड और भी हाईली कॉन्शियस पीपल को मैंने बता दिया जे मेघराज साहब ने आज सुबह 8 बजे से 9 बजे मेरे इंटरव्यू लेंगे। अगर कुछ बोले तो मेरे को आपको पास मैंने 2 महीना टाइम मिल चाहते हो, एवं पूरा देश में आप भी ऐसा करो। जो पूरा देश में बहुत सारे अभी मीडिया है, सोशल मीडिया है, जो जिसको साथ आपको लिंक कर देंगे, उसी टाइम में क्या क्या होना है करना है हम करेंगे। और हम कभी वो माथा मतलब झुकाता नहीं है, क्योंकि हम बाबा साहब के मानते हैं, जुडिशियल को मानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन मान के चलते हैं। हम आंख उठा के न्याय के लिए बात करेंगे जब तक मेरा देश के जनता को, मूल्यवासी जनता को सही सही तरफ से न्याय विचार सुविचार नौकरी नहीं मिलेगा, तब तक इसके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे। आपके पास एक ही चीज 1 मिनट हम बताएंगे, जो आप हर टाइम पूरा देश में, हमारा इंडिया में हर तरफ ह्यूमन वायोलेशन हो रहा है, मानवाधिकार लंघन हो रहा है। वो तस्वीर में मीडिया में नहीं दिखाता है। 1-2 अभी सोशल मीडिया आ गया तो कुछ दिखा पा सकते हैं, नहीं तो मीडिया कभी इसी सच घटना सामने नहीं लाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद किया, आपके साथ हम जुड़ लेंगे। थैंक यू। हाँ सर। शांतु मंडल जी, आपने बहुत बढ़िया बात बोली, मीडिया की बात बहुत बढ़िया बोली। रवीश कुमार जी की बात बढ़िया बोली। रवीश कुमार जी जो एक गोल्ड मेडलिस्ट है, अगर वो सच दिखाते हैं तो वाकई आपने बिल्कुल ठीक बोला कि उनको एक देशद्रोही बोला जाता है। मैं कहता हूं पिछले दिनों के बीच में एक इंडिया चैनल जो है जिसको चलाते हैं रजत शर्मा जी, उनके पीछे एक एंकर गए थे किसी सीपीआई वालों के दफ्तर के बीच में। उन्होंने उनसे बात तक नहीं की कि आप हाथ जोड़ के आपको बोलते हैं, उन्होंने बोला हाथ जोड़ के आप जाइए। मैं कहता हूं कि आज एक सीपीआई वालों के अगर कोई नेता थे, मैं नाम नहीं उनका जानता, ऐसे ही अगर चैनल वाले अगर किसी के पास जाए ना गलत रिपोर्टिंग लेने के लिए, आप भी हाथ जोड़ दो, भाई साहब नमस्कार, हम आपके चैनल पे बात ही नहीं करना चाहते। कौन से चैनल जो बंदे सच को नहीं दिखाते, झूठ का एडवर्टाइजमेंट करते हैं, उन चैनलों वालों को मेरे हिसाब से एंटरटेन नहीं करना चाहिए। जब तक ये देखो, हम घर पे बैठे हैं तो हमें तो टीवी चैनल पे पता लगेगा ना। अब पता लग गया जी बम लग गया, बम लग गया, बम कहाँ लग गया भाई साहब? पता लगा बम वो नहीं लगा, दिवाली वाला बम फटा है, और टीवी वाले चैनल ने बता दिया भाई साहब वहां पर बम फटे। तो ये चीज सिर्फ एक एडवर्टाइजमेंट एक ऐसी होती है जो ठीक एडवर्टाइजमेंट होनी चाहिए। गलत एडवर्टाइजमेंट और गलत जो हम किसी बच्चे को भी जानकारी देंगे, वो भविष्य के बीच में वो गलती होगी। ये चीज नहीं होनी चाहिए मेघराज। वादा करते हैं कि 1 साल के अंदर इसको गोबर मीडिया को ध्वस्त कर देंगे, और गुरु की कृपा से, क्योंकि हमारे पास में सच है, और सच को इतना फैला है ना कि दुनिया के अंदर की जो झूठ है ना, ये तुम दबा के ऐसे भागेंगे आपके सामने, कि सामने खड़े होने की इनकी औकात ही नहीं है। 1 रुपए में, 1 टके में बिकने वाले लोग हैं, चाहे टके में बिक रहे हैं या लाख करोड़ों बिकने वाला, तो एक मतलब एक कीड़े के जैसा होगा, गंदी नाली की कीड़े जैसा। रविंद्र को जी कुछ लास्ट में कहना चाहते, कह सकते हो। देखो, मैंने शुरुआत में आपने जब मेरे से सवाल पूछा था तो मैंने एक वर्ड का इस्तेमाल कर दिया था, सारी बातों का जो रिजल्ट है वो टॉपिक मैंने शुरू कर दिया था कि करप्शन। और अब सारी तरफ से घूम करके बात वहीं पर आकर के खड़ी हो जाती है, उसी किले से बांधी जा सकती है कि करप्शन जब तक ये है। अब 2 बातें सिर्फ मैंने आपको क्लियर करनी है कि कोई ऐसा लीडर है जिसका बच्चा जो है फौज के अंदर भर्ती है, मुझे उसकी लिस्ट चाहिए। आपके चैनल के थ्रू ही मैं मांग रही हूँ पब्लिक से, ठीक है? कोई ऐसा, आप जितने भी लीडर देख लो, कोई तड़ी पार है, कोई 10 नंबरिया है, ये सारे के सारे जो हैं, ये जो गलत आदमी है वही गलत काम करेगा, वही सबसे बड़ा लीडर बनेगा। ये मुदर साहब ने भी बोल दिया, ये भाई साहब ने बोल दिया। सो इस टाइम आपने एक बात मेघराज जी देखी होगी, पब्लिक भी देख रही है, कि मुदर साहब ने सिख पंथ की लड़ाई को लड़ने के लिए अपना झंडा उठाया और भाई साहब ने दलित को उठाया।
बस एक बात मैं भाई साहब को जरूर बोलना चाहूंगी, जो मैं इनकी बात सुन रही हूँ बिल्कुल सच्चाई, इन्होंने 99.9% तो भाई साहब जी बात बीजेपी या बात किसी और सरकार की, क्या कांग्रेस सरकार ने आपके साथ बहुत अच्छा किया? सो मैं कहूंगी कि उनका नाम आपने नहीं लिया। कांग्रेस सरकार ने सिखों के ऊपर तशद्दुद की, ठीक है, हाँ और बीजेपी ने आपके साथ ऊपर तशद्दुद की, तो फिर सरकार कौन सी बढ़िया आई? मेरा सवाल ये है। तो कहने का मतलब है अच्छाई अच्छा, एक ही इसी हिसाब से मैं 1 मिनट बोल सकते हैं मेघराज साहब? जी जी जो मैंने पहले बताया, जे जहाँ कांग्रेस है वही बीजेपी है, मतलब ये सब मिला जुला के मनुवादी सिस्टम है। जो आजादी के बाद सबसे ज्यादा राज किया कांग्रेस ने, उन्होंने इतने समस्या जानबूझ करके समस्या वो फैला रखा। तो कांग्रेस जैसा गिल्टी है वो बीजेपी सेम गिल्टी है। मेरे हिसाब से हम दोनों को एक ही हिसाब से रखते हैं, मनुवादी सिस्टम है। और एक बात ऐसा है, और 1 मिनट चाहता हूँ मेघराज साहब के सामने, जे गणतंत्र का, डेमोक्रेसी का 4 खूंटी है, जिसमें एक खूंटी है सुप्रीम कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मेरे पास रिपोर्ट है 99% जजेस अपर कास्ट मनुवादी समाज का लोग है, ये कैसे मेरा देश डेमोक्रेसी हो सकता है? ये मेरा सवाल आपके सामने है। जे सुप्रीम कोर्ट में जितने सारे जुडिशियल है, विचारक है, सभी मनुवादी समाज के 99% उसी समाज के है। तो इसीलिए नॉट ओनली सुप्रीम कोर्ट, पूरा देश में जितने सारे हाई कोर्ट है, तो विचारक जितने सारे हैं 97% 98% मनुवादी समाज के लोग हैं। तो हम काय के लिए अगर बता सकते हैं जे न्याय विचार कहाँ से मिलेगा? कोर्ट के पास जब जाएंगे उसी समाज के लोग हैं। ये भी देख लो जो डेमोक्रेसी का खतरा है। थैंक यू। इसमें नेक्स्ट टाइम देखेंगे आने वाले वक्त में। तो वो काशीराम जी कहा करते थे बीजेपी सापनाथ है और कांग्रेस नागनाथ है, दोनों सही है, सही है। तो जगदीश सिंह जी आपको धन्यवाद, और तरविंदर कौर जी आपको धन्यवाद, संपन्न जी आपको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। साथियों का भी वॉइस ऑफ पार्लियामेंट का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो हमें आज अपनी आवाज बुलंद करने का मौका आपने दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू भी बहुत शुक्रिया। पूरा देश में, पूरा दुनिया में आपने जैसा किया, थैंक यू सर।